हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है सामान्य हिंदी व्याकरण एवं साहित्य कैप्सूल। ये क्लास आपकी यूपी लेखपाल के लिए, यूपी कांस्टेबल के लिए, दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें आपके इस क्लास में जो पिछली परीक्षाओं में यूपी ट्रिपल एससी द्वारा, यूपी एसआई में और आपके यूपी के एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं जो आपके कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहला जो आज का आपका टॉपिक है वो है ध्वनि, वर्णमाला से संबंधित। सबसे पहले है वर्णमाला परिभाषा एवं भेद। इसमें सबसे पहला पॉइंट है भाषा की सबसे छोटी इकाई किसको कहा जाता है, तो वर्ण को। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसको माना जाता है, तो शब्द को। भाषा की मूल इकाई तो ध्वनि को। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं तो 52 हैं और वर्णों के भेद हैं तो 2 हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णमाला कहते हैं। अगला है स्वर, वर्ण, परिभाषा, भेद एवं संख्या। तो वर्णमाला किससे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 होती है और स्वर यहाँ ये आपका स्वर नहीं है। अगला पॉइंट है रे ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है, तो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत। वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो 11 है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे स्वर कहते हैं। अगला पॉइंट है वृष्टि शब्द में मात्रा का उपयोग हुआ है, तो रेखा। ये आपके यूपीएसआई में, यूपी कांस्टेबल, आरओ, एआरओ, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे हुए क्वेश्चन है जो आपके पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। स्वरों की संख्या होती है तो 11। स्वरों का उच्चारण तो बिना किसी की सहायता से होता है और स्वर का भेद है तो वर्ण। अब है मात्रा के आधार पर स्वर। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, तो 4 है। अगला पॉइंट है जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दुगना समय लगता है उनको क्या कहते हैं, तो उनको गुरु स्वर या दीर्घ स्वर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वह स्वर जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है तो प्लुप्त है। प्लुप्त स्वर है तो ओम। अगला पॉइंट है संधि संयोग के आधार पर स्वर। तो वह स्वर जिसको संयुक्त स्वर माना गया है तो ए है। अब है मुख विवर खुलने के आधार पर स्वर। तो ई उ किस प्रकार के स्वर हैं, तो समृद्ध हैं। समृद्ध स्वर है तो ई। अर्धविभ्रत स्वर कौन सा है, तो ए। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर। रे वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा है। घोष वर्ण म में आता है। आ है एक स्वर है। बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है, तो 4। मूर्धन्य व्यंजन है तो ड और ढ, ये आपके मूर्धन्य व्यंजन है। अगला है ई किस प्रकार के वर्ण है, तो तालव्य। क वर्ग का उच्चारण स्थान है तो कंठ। नेक्स्ट है यर और लव किसके वर्ग के व्यंजन है, यर और लव अंतस्थ वर्ग के व्यंजन है। वह समूह जिसके वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है तो श, रे, ट, ठ। विसर्ग का उच्चारण स्थान तो कंठ होता है, विसर्ग का उच्चारण स्थान। अगला पॉइंट है कंठोस दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण है तो अ। कंठ वर्ण है तो अ। अगला है आपका ई च, छ, ज, झ, य आदि का उच्चारण होता है तो ये तालु से होता है, तालव्य से। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के, तो 3। स्वर के प्रकार 3। ओष्ठ वर्ण तो उ। कंठ तालव्य तो ए और ए कंठ तालव्य के अंतर्गत आते हैं। वह वर्ण जिसका उच्चारण स्थान कंठ तालु है तो ए है। ओ और औ वर्ण है तो कंठोस। अगले हैं आपके अनुनासिकता के आधार पर स्वर। जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है तो उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो चंद्र बिंदु। नेक्स्ट है अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल है तो नाक और मुंह। अनुनासिकता शब्द है तो संभालना। अगला पॉइंट है जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें कहते हैं उन्हें अनुनासिक स्वर, और जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे निरुनासिक। अगला है आपका पॉइंट ओठों की आकृति के आधार पर स्वर। तो ओठों की आकृति के आधार पर आवृत मुखी स्वर है तो वो ई है। अब है स्वर से संबंधित अन्य प्रश्न। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है, तो पश्च समृद्ध। वह शब्द जो स्वर का वर्गीकरण नहीं है तो वो द्वित्व है।
और हिंदी वर्णमाला की रे ध्वनि है तो वो स्वर है। अगला है परिभाषा, व्यंजन की परिभाषा, भेद एवं संख्या। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ट वर्ण, कौन सा वर्ण? दंत नहीं है तो ट वर्ग। त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान तो दंत होता है। कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है? तो आपके 3 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें वह है। घ का उच्चारण स्थान तो कंठ। हिंदी की ठ ध्वनि है तो मूर्धन। स्वर ए अ का उच्चारण स्थान है तो कंठ तालव्य। य र ल व कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो अंतस्थ। और च वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो तालु से होता है, तालव्य से। अगला पॉइंट है प वर्ण का उच्चारण स्थान है तो ओष्ठ। त्रिवेणी शब्द में त्र वर्णों के योग से बना है तो त प्लस र के योग से त्र बना है और ज प्लस यंग के योग से ज्ञ बना है। वह व्यंजन जिसके उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती तो वो घ है। ओष्ठ वर्ण है तो पा वर्ग के, जो पा वर्ग के आते हैं वो ओष्ठ वर्ग के अंतर्गत आते हैं, पा वर्ण के। अगला है संयुक्ताक्षर व्यंजन है तो छ त्र ज्ञ और श्र, ये संयुक्त अक्षर है। कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं तो ग और घ। दंत उच्चारण वर्ण है तो न। वह व्यंजन जिसका उच्चारण तालु से होता है तो वो ज है। ऊष्म व्यंजन है तो ह। तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है तो झ। वह वर्ण जो पंचमा अक्षर है तो वो म है, पंचमा अक्षर। अगला है कंठे, कंठे महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है तो ह। मूर्धन अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है तो ड। ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है तो भ। मूर्धन अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण है तो ट। वह व्यंजन जो ऊष्म है श, ग ग ड ड त, इसमें अघोष व्यंजन है तो 2 हैं। वह व्यंजन जो अघोष हैं तो ख। यदि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। ज्ञ वर्ण किसके संयोग से बना है? तो ज्ञ, ज और यंग के। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे गुरु स्वर कहते हैं। अगला है आपका स का उच्चारण स्थान तालु है। वह व्यंजन जो अंतस्थ व्यंजन है तो य र ल व। वर्णों को व्यंजन कहा जाता है तो जिनका उच्चारण स्वर के वर्णों की सहायता से किया जा सके। अगला है ओष्ठ अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है तो ब। कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण है तो ग। और दंत ध्वनि वाला व्यंजन है तो वो ता है। अगला पॉइंट है ट वर्ग में व्यंजन है तो मूर्धन। उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है तो ट। दंत और वत्सर्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण तो ध। दंत और वत्सर अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण तो त। ग ज छ च ट, इनमें तालव्य महाप्राण घोष वर्ण है तो कोई नहीं है। मूर्धन्य ह्रस्व का उदाहरण है तो रे। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान होगा तो तालव्य। च वर्ग में महाप्राण व्यंजन है तो 2। वह वर्ण जो अघोष महाप्राण है तो ख। क वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण है तो 3 और मूर्धन अल्पप्राण व्यंजन है तो ड। अगला पॉइंट है संयुक्त व्यंजन का उदाहरण तो छ। ये क और स के मेल से बना है। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो अक्षर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंठ ध्वनियां हैं तो क ख ग घ। य का उच्चारण स्थान है तो तालु। हिंदी की तालव्य ध्वनियां होती हैं तो च छ ज झ। अगला है ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से ध्वनि है तो मूर्धन्य। नेक्स्ट पॉइंट है स का उच्चारण स्थान है तो मूर्धा। ड वर्ण का उच्चारण स्थान है और वर्ग का तीसरा है तो ड वर्ण का उच्चारण स्थान ट वर्ग है और इसका वर्ग चौथा है। अगला पॉइंट है वह व्यंजन जिसका उच्चारण स्थान तालव्य है तो इसका उच्चारण स्थान तालव्य झ है। अगला है दंत ध्वनि तो त। ल और स का उच्चारण स्थान किससे होता है? तो दंत से। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? तो दंत। प फ ब भ म कौन से व्यंजन होते हैं? तो ओष्ठ। और हिंदी वर्णमाला की व ध्वनि है तो ओष्ठ, ओष्ठ है। अगला पॉइंट है एक ओष्ठ ध्वनि है तो व। अंतस्थ व्यंजन है तो व। ऊष्म वर्ण कौन से होते हैं? तो स श श ह और ऊष्म व्यंजन तो ह है। संयुक्त व्यंजन ज्ञ। 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते तो क्या कहलाते हैं? तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अगला पॉइंट है छ वर्ण किसके योग से बना है? तो क और श के। अल्प प्राण व्यंजन है तो ग
और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण कहलाता है तो वो महाप्राण व्यंजन कहलाता है। अगला है आपका महाप्राण ध्वनि है, वो घ। अघोष वर्ण है तो च, घोष वर्ण है तो द, संघर्षी व्यंजन है तो ह, और पार्श्विक ध्वनि है तो ल है, पार्श्विक ध्वनि। अगला है आपका पॉइंट, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो 25 होती है। स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं तो त, थ, द, ध। शब्दकोश में शब्द क्रम संबंधी प्रश्न, तो हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है तो छ क के बाद आता है। अगला है आपका आयोग वह, हिंदी वर्णमाला में कुल आयोग वाह है तो 2। अगला पॉइंट है जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में तो वो आयोग वाह कहलाते हैं। और ऐसी दो मात्राएं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता तो वो अंग और अंगः। अनुस्वार कार्य करता है तो पंचम वर्ण का। अगला पॉइंट है अव्याकरण के अनुसार अनुस्वार, अव्याकरण के अनुसार अंग, व्याकरण के अनुसार अनुस्वार है। अगला है ध्वनि, वह दिल्ली से ही चला जाएगा, तो इस वाक्य में बलाघात है तो दिल्ली से ही चला जाएगा ही है। अगला पॉइंट है जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है तो वो युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। उच्चारण की दृष्टि से सम्मल ध्वनि का वर्गीकरण है तो संप्रक ध्वनि। ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में अशुद्ध है तो च, तालव्य, महाप्राण। हिंदी में ध्वनियों के प्रकार हैं तो 2। अगला पॉइंट है वर्ण संबंधी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, अपभ्रंश की वर्णमाला में कितने व्यंजन कौन सा व्यंजन ध्वनि सम्मिलित है तो म। कच्छा शब्द का शुद्ध उच्चारण तो ये होगा। अगला पॉइंट है नाशक व्यंजन है तो यहाँ, वह शब्द जिसमें र व्यंजन नहीं है तो मातृभूमि। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं तो उन्हें अकारांत कहते हैं। और व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। अगला पॉइंट है अनुनासिक वर्ण है तो म, और द्रक का वर्ण विच्छेद तो ये होगा। उद्धान का शुद्ध वर्ण विच्छेद तो ये होगा, और ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेद ये वाला है। काकल वर्ण तो ह होता है। र का विवरण बत्सर, लुंठित, सघोष, अल्पप्राण और व्यंजन। अगला पॉइंट है निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन है तो क और ग। अर्धस्वर कहलाता है तो यह। नेक्स्ट है स्पर्श व्यंजन कंठ्य ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि है तो ख। वर्णमाला का वह अक्षर जो पुल्लिंग नहीं है तो ई और ई। नेक्स्ट है जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है और उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका स्थान है तो वो काकल्य है। नेक्स्ट है प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना कहलाता है तो वर्ण विच्छेद। अगला पॉइंट है जिह्वा की नोक पर ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है तो ऐसे को बत्सर कहा जाता है। अब अगला आपका टॉपिक है हिंदी भाषा एवं बोलियां, इससे संबंधित प्रश्न जो आपके यूपीपी कांस्टेबल 2024 में और यूपीपी असिस्टेंट ऑपरेटर में पूछे हुए प्रश्न हैं। बिहारी हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है तो मागधी से। कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है तो बांगरू। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है तो अपभ्रंश से। अगला पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश की आदिम जनजाति भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश की आदिम जनजाति कौन सी भाषा बोलते हैं तो आदि। छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या था तो कौशली। नागालैंड में कौन सी भाषा बोली जाती है तो अंगामी। हिंदी के उद्भव के सही अनुक्रम का चयन कीजिए तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। अगला पॉइंट है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के कितने भेद माने तो 7। नेक्स्ट पॉइंट है गंगानगर हनुमानगढ़ में कौन सी भाषा बोली जाती है तो बांगड़ी भाषा। अगला पॉइंट है त्रिपुरी भाषा का दूसरा नाम है तो कोकबोरोक। अगला है त्रिपुरा में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है तो बंगाली है। नेक्स्ट पॉइंट है अपभ्रंश में कोटि के शब्द का बाहुल्य तो अपभ्रंश में कौन सी कोटि के शब्दों का बाहुल्य है तो तद्भव कोटि के शब्दों का बाहुल्य है। सौराष्ट्री या नागर अपभ्रंश का संबंध किससे है तो गुजरात से। प्राकृत कौन सी भाषा को अपभ्रंश कहा जाता है तो प्राकृत की तीसरी भाषा को अपभ्रंश कहा जाता है। भारत के राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र से उत्पन्न भाषा कौन सी है तो मारवाड़ी। अगला पॉइंट है गोवा की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है तो कोंकणी। लुसी भाषा कहाँ बोली जाती है तो मिजोरम में। और अपभ्रंश का सर्वाधिक विवादित पहलू है तो अपभ्रंश के भेद। और कौन स्वर युग्म अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है तो वो ए और आओ है। नेक्स्ट पॉइंट है
संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? तो तीसरा। और हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग हैं तो ब्रज भाषा और राजस्थानी भाषाओं में मिलते हैं। अगला पॉइंट है छत्तीसगढ़ भाषा की सहोदर भाषा कौन सी है? तो बघेली और अवधी। नेक्स्ट पॉइंट है गुजरात की स्थानीय भाषा गुजराती किस भाषा से निर्मित हुई है? तो संस्कृत और प्राकृत से निर्मित हुई है। अगला पॉइंट है आपका बुंदेली हिंदी एक बोली है जो पवारी और राठौरी है तो वो उपबोली है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्राचड़ अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है? तो सिंधी का। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश बोली से माना गया है? तो ब्राचड़ से। अगला पॉइंट है बोली किसकी इकाई है? तो बोली भाषा की छोटी इकाई है। अगला पॉइंट है राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आईना को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो शीशा और दर्पण। अगला पॉइंट है अवचट अवचट को खड़ी बोली में क्या कहेंगे? तो आवश्यकता से ज़्यादा। और राष्ट्रभाषा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा की परिभाषा है तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा के कितने रूप होते हैं? तो 3 होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ईर्खा को खड़ी बोली में कहेंगे तो ईर्ष्या। अंधियार को खड़ी बोली में तो अंधेरा। यह किसका कथन है कि कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला पॉइंट है पारिभाषिक शब्द वे हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित और परिसीमित अर्थ को प्रकट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है औच को खड़ी बोली में क्या कहेंगे? तो जोरदार। औते रहेंगे को खड़ी बोली में तो आते ही रहें। अकुरब को अंकुरित होना और अधान को कहेंगे जिसका पेट भरा हो। अगला पॉइंट है भाषा संकेतात्मक है। भाषा संकेतात्मक है अर्थात इसमें जो ध्वनियाँ उच्चारित होती हैं उनका किसी वस्तु या कार्य से संबंध होता है। अगला पॉइंट है अवसर को खड़ी बोली में अवसर कहेंगे। अतिरिक्त अनुदान की पारिभाषिक शब्द क्षेत्र में बोला जाता है तो वाणिज्य। नेक्स्ट पॉइंट है अज्ञेय को खड़ी बोली में तो आज ही। मैं स्थानीय भेदों के आधार पर कई बोलियां प्रचलित रही हैं। विभाषा में स्थानीय भेदों के आधार पर कई बोलियां प्रचलित रही हैं। होन को खड़ी बोली में कहेंगे वहाँ। और हिकमत को हींग बेचने वाला। विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा कैसा होता है? तो विस्तृत होता है। अगला पॉइंट है विभाषा एक प्रांत या किस में प्रचलित होती है? प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित होती है। अगला पॉइंट है वह कौन सी भाषा है जिसमें संघ अथवा कोई राज्य अथवा सरकार विधि द्वारा अपने सरकारी कामकाज में प्रयोग के लिए स्वीकार करती है तो वो राजभाषा है। नेक्स्ट पॉइंट है बघेली किस प्रकार की बोली है? तो मध्य प्रदेश की। अगला पॉइंट है पूर्वी हिंदी की बोली है तो अवधी। भाषा एक व्यवस्था है जिसके अपने क्या होते हैं? तो नियम होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा के जिन रूपों का प्रयोग साधारणतः जनता अपने समूह और घरों में करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोली कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अगला पॉइंट है अवसर को खड़ी बोली में तो उत्सव, मांगलिक कार्य, आयोजन। पश्चिमी क्षेत्र की बोलियां कौन सी हैं? तो कन्नौजी और बुंदेली। नेक्स्ट पॉइंट है अयु ठप को खड़ी बोली में कहते हैं तो झटका मारकर लूटना, धोखा देकर ले जाना, ले लेना। अगला पॉइंट है इनमें से एक पूर्वी हिंदी की बोली है तो बघेली। अगला पॉइंट है गायकों की मनोवस्था दर्शाती है कि बघेलखंड की गायकी की 2 अन्य महत्वपूर्ण शैलियां हैं तो बेहरा और विदेशिया। अगला पॉइंट है बिहारी हिंदी की बोलियां हैं तो मगही, मैथिली, भोजपुरी। नेक्स्ट है दक्षिणी अपभ्रंश को निराधार एवं अवैज्ञानिक कहा है तो डॉक्टर नामवर सिंह ने। अगला पॉइंट है मध्यदेशी या सौरसेनी अपभ्रंश को उस समय की क्या माना गया है? तो ये उपभाषा मानी गई है। अगला पॉइंट है कानपुर में बहुसंख्यक लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो कन्नौजी और हिंदी। अगला पॉइंट है वह व्यंजन अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है तो श व्यंजन अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है। हिंदुस्तानी भाषा का रूप है तो हिंदी उर्दू का मिश्रित रूप है। अपभ्रंश भाषा को विशेषताओं के संदर्भ में किसको असत्य माना है? तो कारकों के रूप में अधिक हो गए थे। अपभ्रंश भाषा की विशेषताओं के संदर्भ में कारकों के रूप अधिक हो गए थे, ये असत्य है। अगला पॉइंट है भारत में संस्कृत भाषा बोली जाती है तो मत्तूर गांव और झिरी गांव में। सौरसेनी अपभ्रंश से उपभाषा का विकास हुआ है तो राजस्थानी। और भाषा को प्रथम प्राकृत कहा जाता है तो पाली को। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है तत्सम और मध्य भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप अपभ्रंश है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है संस्कृत के ऋण शब्द पाली में किसका रूप मिलता है? तो इना का।
अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है तो अभट्ट। भाषा विशेष के अर्थ में सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया तो चंड ने। नेक्स्ट है अपभ्रंश भाषा के प्राचीनतम उदाहरण मिलते हैं तो भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र में। नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृत सर्वस्व में अपभ्रंश के कितने वेदों का उल्लेख मिलता है तो 3 का। अगला पॉइंट है डॉक्टर तगारे के अनुसार अपभ्रंश के भेद हैं तो 3। अगला पॉइंट है पैसाची भाषा वह प्राकृत भाषा है जो प्राचीन समय में भारतवर्ष के किस प्रदेश में बोली जाती थी तो ये पश्चिमोत्तर में बोली जाती थी। अगला पॉइंट है संस्कृत भाषा का दूसरा नाम है तो देव भाषा। और बोडो भाषा मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में बोली जाती है तो असम में। नेक्स्ट पॉइंट है ब्याड और पतंजलि ने अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया तो ये संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों के अर्थ में किया। अगला पॉइंट है पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है तो सौर श्रेणी से। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास के संबंध में शोध करते हुए अधिकांश शोधकर्ताओं ने आज की हिंदी के प्रारंभिक रूप को पुरानी हिंदी या अवहट के नाम से अभिहित किया है। इस अवहट के उद्भव का सही क्रम क्या है तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट। अगला पॉइंट है भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है तो इतिहास। नेक्स्ट पॉइंट है वैदिक संस्कृत से लेकर आधुनिक युग तक की हिंदी के विकास का सही क्रम है तो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली बोलियां हैं तो ब्रज, अवधी, कन्नौजी। अगला पॉइंट है लोहांती बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है तो बुंदेली के। और अवधी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है तो अर्ध अवधी, अर्ध मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अगला पॉइंट है हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है तो 5। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है तो पश्चिमी हिंदी के। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली आती है तो कन्नौजी। और हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को क्या कहते हैं तो पश्चिमी हिंदी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वह बोली जिसमें ने पर्शक लगाया जाता है तो खड़ी बोली में ने लगाया जाता है। और हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है तो सौर श्रेणी से। अगला पॉइंट है खड़ी बोली निकली है तो पश्चिमी हिंदी से। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा है तो हिंदी है। अगला पॉइंट है पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज में प्रभावित साहित्यिक खड़ी बोली या दहलवी से वह हिंदी जिसका विकास हुआ है तो वो मानक हिंदी। नेक्स्ट पॉइंट है मानक हिंदी का विकास हुआ है तो खड़ी बोली हिंदी से। अगला पॉइंट है वर्तमान में हिंदी का खड़ी बोली नाम पड़ने की वजह थी तो इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है। अगला पॉइंट है दिल्ली, मेरठ, बिजनौर और सहारनपुर के निकटवर्ती क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली है तो खड़ी बोली। अगला पॉइंट है मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है तो ब्रजभाषा। नेक्स्ट पॉइंट है बांगरू उपभाषा वर्ग की बोली है तो पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट पॉइंट है बांगरू भाषा ज़्यादातर बोली जाती है तो हरियाणा। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियों में प्रमुख स्थान है तो कन्नौजी। नेक्स्ट पॉइंट है कौरवी बोली को कहते हैं तो खड़ी बोली। अगला पॉइंट है कन्नौजी बोली मुख्य रूप से बोली जाती है तो फर्रुखाबाद में। और अवधी शब्द का अर्थ है तो अवध की भाषा। नेक्स्ट है अवधी उपभाषा वर्ग की बोली है तो पूर्वी हिंदी है। अगला पॉइंट है बघेली बोली का क्षेत्र है तो रीवा। और बघेली बोली का संबंध है तो पूर्वी हिंदी से। छत्तीसगढ़ी भाषा की बोली है तो पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट पॉइंट है वह बोली जो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है तो वो मेवाती है। अगला पॉइंट है जयपुरी का स्थानीय नाम तो डोराणी है। हाड़ौती बोली है तो पूर्वी राजस्थान की। अगला पॉइंट है डोराणी बोली है तो पूर्वी राजस्थान की। पहाड़ी बोली तो मलयाली। और गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली तो भोजपुरी है। और बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है तो मगही। हिंदी भाषा में विख्यात बोलियों की संख्या है तो 8 है। और ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है तो सौर श्रेणी अपभ्रंश से हुआ है। अगला पॉइंट है आपका भारत में आर्य भाषा का आरंभ हुआ है तो 1500 ईसा पूर्व के आसपास। अगला पॉइंट है भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले सुझाया तो राजा राममोहन राय ने। और भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता प्रदान की गई तो 14 सितंबर 1949 को। अगला पॉइंट है कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है तो कन्नड़ का द्रविड़ भाषा परिवार से है। अगला पॉइंट है गोवा की स्वीकृत राजभाषा है तो कोंकणी है। गोवा में कोंकणी बोली जाती है। और संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा तो पाली। वह बोली अथवा भाषा जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती तो वो तेलुगु हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। नेक्स्ट पॉइंट है भारतवर्ष में हिंदी का वर्ग है तो राजभाषा। अगला पॉइंट है संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अनुसार संघ की राजभाषा
हिंदी और लिपि देवनागरी तो अनुच्छेद 343। ये आपका अनेकों बार ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। यूपीपीएससी, केबीसी, DSSB, यूकेपीएससी, आरपीएससी, यूपीटीजीटी बिहार, इन सब में पूछा हुआ है आपका। ये सब आपके पूछे हुए प्रश्न हैं, इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट है ब्रजबुल नाम से जानी जाती है, तो ब्रजबुल नाम से पुरानी बांग्ला जानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है मानक हिंदी से तात्पर्य है, तो आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार रूप। अगला पॉइंट है प्राकृत भाषा है, तो जैनियों की। अगला है वह क्षेत्र जिसकी बोली को कशिका कहा गया है, तो वाराणसी की बोली, वाराणसी क्षेत्र जिसकी बोली को कशिका कहा गया है। अगला पॉइंट है बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया का जन्म अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है, तो इन सब का मागधी रूप से हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द के प्रयोग का प्रारंभ हुआ, तो 6वीं शताब्दी। अगला पॉइंट है भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को क्या कहते हैं, तो मानक भाषा। नेक्स्ट पॉइंट है स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए सुझाव दिया था, तो महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट पॉइंट है राजभाषा से अप्राय है, तो सरकारी कार्यालयों की भाषा। अगला पॉइंट है वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहायता के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 में किस आयोग की स्थापना की, तो ये वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का वह प्रांत जहाँ कोंकणी भाषा बोली जाती है, तो महाराष्ट्र और गोवा है। अगला पॉइंट है भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं, तो बोली। अगला है हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है, तो शौरसैनी से। नेक्स्ट पॉइंट है पुरानी हिंदी उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान को क्या कहते हैं, तो हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं, जो उर्दू और हिंदी के मिश्रण से बनती है, और अंग्रेजी। अगला पॉइंट है रागड़ी बोली बोली जाती है, तो हरियाणा में द्रविड़ परिवार की भाषा थी कन्नड़। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, तो वैदिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत और किस अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है, तो लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, इनका उचित विकास क्रम है। अगला पॉइंट है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की काल अवधि कितनी थी, तो 1000 ईसा पूर्व से अब तक। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा है, तो अपभ्रंश। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा, तो उर्दू। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ, तो अपभ्रंश से। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में भाषा का प्रयोग होता है, तो हिंदी। नेक्स्ट पॉइंट है जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, तो बंगाली। अगला पॉइंट है भारत की संपर्क भाषा है, तो हिंदी। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया, तो 343 क्लॉज 1 में। अगला पॉइंट है बंगाली किस भाषा परिवार की भाषा है, तो आर्य की। लौकिक संस्कृत का विकास किससे हुआ है, तो वैदिक संस्कृत से। माना जाता है कि उत्तर भारत की अधिकतर भाषाओं का मूल स्रोत क्या है, तो संस्कृत है। पहाड़ी बोली है, तो कुमाऊनी और हिंदी भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, तो भारोपी। अगला पॉइंट है भारत में भाषा परिवार की संख्या है, तो 5, और वह राज्य जहाँ मैथिली भाषा ज़्यादा बोली जाती है, तो बिहार में मैथिली भाषा ज़्यादा बोली जाती है। अगला पॉइंट है अपभ्रंश भाषा किस परिवार की भाषा है, तो आर्य की, और द्रविड़ भाषा है, तो तेलुगु। उत्तर प्रदेश के बेजले जहाँ कन्नौजी भाषा बोली जाती है, तो वो हरदोई, कन्नौज, औरैया, मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर और पीलीभीत में कन्नौजी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है बघेली का प्रमुख क्षेत्र है, तो मिर्जापुर। द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आने वाली भाषा है, तो तुलु है। नेक्स्ट पॉइंट है मैथिली का संबंध है, तो अपभ्रंश। मैथिली का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है, तो मागधी से। और लहदा का विकास हुआ, तो पैसाची अपभ्रंश से। सिंधी भाषा का विकास, तो ब्राचड़ अपभ्रंश से। अगला पॉइंट है प्राकृत भाषा है, तो आर्य परिवार की। पाली भाषा का अन्य एक नाम है, तो मागधी। वह भाषा जो भारोपी भाषा परिवार की शाखा है, तो अर्मीनी। नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृत परिवार की भाषा, तो आर्य है। मगही भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो बिहार में। बनाफरी बोली की बोली है, तो बुंदेला। अगला पॉइंट है पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण थे, तो कच्चायन। निवट्टा उपबोली है, तो बघेली। हिंदी भाषा का आरंभ हुआ, तो 1000 ईसा पूर्व से। वह विद्वान जिसने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया, तो वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। अगला पॉइंट है खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव शौरसैनी अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है, तो ये उत्तरी रूप से हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है अपभ्रंश भाषा का समय अवधि, तो 500 ईसा पूर्व से 1000 तक। बिहारी हिंदी की बोली का क्या नाम है, तो मगही। ट वर्ग बहुला वाली बोली है, तो मालवी। और दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार से संबंधित हैं,
तो द्रविड़ भाषा से संबंधित है। अगला पॉइंट है ब्रज भाषा किसके रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो काव्य भाषा के। अगला पॉइंट है पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अर्धमागधी से। नेक्स्ट पॉइंट है विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? तो प्राकृत। अगला पॉइंट है वह भाषा जिसका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है? तो वो मगही है। नेक्स्ट पॉइंट है उदासीन आकार बहुला बोली है? तो बघेली। वह भाषा जिसकी मुख्य बोली विष्णुप्रिया है? तो वो असमी की मुख्य बोली विष्णुप्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट है ऋग्वेद में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? तो वैदिक संस्कृत का। अगला पॉइंट है मराठी भाषा का संबंध माना जाता है? तो महाराष्ट्र अपभ्रंश से। पूर्वी भाषा को और भी नाम से जाना जाता है? तो भोजपुरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है असम में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो असमिया। वह बोली जो हिंदी की नहीं है? तो मलयालम हिंदी की नहीं है। अगला पॉइंट है वह बोली जो पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? तो बुंदेली बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। बुंदेली का क्षेत्र कौन सा है? तो जालौन, झांसी, जालौन और दतिया। अगला पॉइंट है मेवाती बोली जाती है? तो राजस्थान में राजस्थानी है। और हिंदुस्तानी भाषा का रूप? तो हिंदी उर्दू मिश्रित रूप है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत को माना है। द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो कन्नड़। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? तो खड़ी बोली। अगला पॉइंट है त्रिपुरा राज्य की राजभाषा है? तो बांग्ला। वह भाषा जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो मिजो। नेक्स्ट पॉइंट है आकार बहुला होती है? तो कौरवी। वह राज्य जिसकी मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है? तो वो असम है जिसकी मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है अपभ्रंश में स्वर मौजूद थे? तो 8। नेक्स्ट है वह भाषा जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो वो तुलु। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक कराने का सुझाव दिया गया था? तो 15 वर्षों तक। अगला पॉइंट है बिहारी भाषा का नामकरण किया था? तो गियर्सन ने। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान की राजभाषा है? तो हिंदी। नेक्स्ट पॉइंट है गोवा की मुख्य राजभाषा है? तो कोंकणी। वह राज्य जहाँ तुलु भाषा ज़्यादा बोली जाती है? तो वो कर्नाटक है। और गुजरात की राजभाषा है? तो वो गुजराती है। अगला पॉइंट है वह साहित्य जिसका संबंध पाली भाषा से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है? तो वो बौद्ध साहित्य। नेक्स्ट पॉइंट है वह भाषा जिसको 92वें संविधान अधिनियम 2003 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया गया है? वो तमिल है। भारतीय संविधान का वह भाग जिसमें राजभाषा का प्रावधान है? तो भाग 17। अगला पॉइंट है संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत विभाग आता है? तो राजभाषा विभाग। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो मगही। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री समिति की अध्यक्षता करते हैं? तो केंद्रीय हिंदी समिति। भारतीय संविधान के वह अनुच्छेद जिसमें उल्लेख मिलता है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाएगा? तो वो 343। अगला पॉइंट है असम की राजभाषा है? तो असमिया। नेक्स्ट पॉइंट है राजभाषा प्रगामी प्रयोग की समीक्षार्थ गठित संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता करते हैं? तो वो भारत के गृह मंत्री। अगला पॉइंट है केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु गठित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? तो राजभाषा विभाग के तहत कार्यरत है। ये भी आपका वही रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 जनवरी को। और विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। भाट भाषा को कहा गया? तो डिंगल। भारतीय संविधान के वह अनुच्छेद जिसमें उल्लेख मिलता है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा? तो वो 343। अगला पॉइंट है सूरीनाम मॉरिशस गुआना में बोली जाने वाली बोली है? तो भोजपुरी। और हिंदी दिवस मनाया जाता है तो 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी को। अगला पॉइंट है भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है? तो राजभाषा के। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के लिए किया जाता है? तो वो अनुच्छेद 351 है। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्रवाइयों में प्रयुक्त भाषा के संबंध में उल्लेख है? तो वो 348 है। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी वर्तनी का मानकीकरण प्रकाशित हुआ था? तो 1967 में। अगला पॉइंट है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो चेन्नई में।
अगला पॉइंट है वह भाषा जिसमें संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है तो वो पाली है। और राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में है। तो 343 से 351 तक, और ये 343 से 351 तक जो भी आपके अनुच्छेद हैं ये सब इम्पोर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे तो बीजी खेर। नेक्स्ट पॉइंट है वह भाषा जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है तो सेहली। नेक्स्ट पॉइंट है वह बोली जो अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है तो बघेली। अगला पॉइंट है गारो भाषा राज्य में बोली जाती है तो मेघालय राज्य में गारो भाषा बोली जाती है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग बना 1961 में, और अवधी भाषा बोली जाती है तो लखनऊ। हिंदी की वह बोली जो उत्तर प्रदेश एवं बिहार दो प्रांतों में बोली जाती है तो भोजपुरी है। अगला पॉइंट है उत्तराखंड की राजभाषा तो हिंदी है। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र मथुरा है। वाराणसी गोरखपुर आरा की मध्य भाषा बोली जाती है तो भोजपुरी, और बुंदेली का क्षेत्र तो झांसी जालौन दतिया। अगला पॉइंट है बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है तो उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है तो वो उपभाषा बन जाती है। आज की क्लास आपकी यहीं कंप्लीट होती है। इसमें आपके ध्वनि वर्णमाला से संबंधित और आपकी भाषा उपबोलियां और बोलियों से संबंधित आपके जो भी क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश द्वारा पूछे गए हैं वो सभी इस क्लास में आपके कंप्लीट हो गए। ये क्लास आपकी यूपी लेखपाल और यूपी कांस्टेबल इनके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।